नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी 2022 के रिगार्डिंग। हम बात करने वाले हैं सांख्यिकी माध्य के बारे में। सांख्यिकी माध्य से पूछे गए सभी क्वेश्चन आज इस वीडियो के अंतर्गत आपको मिलने वाले हैं और आने वाले सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। आज का जो सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी 2022 के रिगार्डिंग, यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आप परीक्षा में आसानी से कर पाओगे अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक देखा। तो डिस्कस करते हैं सांख्यिकी माध्य के बारे में। सांख्यिकी माध्य होता क्या है, सांख्यिकी माध्य कितने प्रकार के हैं, सभी माध्यों को डिटेल से देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बात करते हैं 19,000 पदों वाली जो जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी 2022 आने वाली है, उसके रिगार्डिंग हम बात करने हैं सांख्यिकी माध्य के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं सांख्यिकी माध्य के अर्थ से। सांख्यिकी माध्य होता क्या है, स्टैटिस्टिकल मीन क्या होता है, ठीक है। तो बात करते हैं सभी फैक्ट के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हम, यहाँ से ही आपको ASO पेपर में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन आएगा हम डिस्कस करते जाएंगे, धीरे धीरे सभी समझते जाएंगे कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सांख्यिकी माध्य के अर्थ से। तो सांख्यिकी माध्य अर्थ क्या होता है। सांख्यिकी माध्य समकों के विस्तार के अंतर्गत स्थित एक ऐसा मूल्य है जिसका प्रयोग श्रेणी के सभी मूल्यों के प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। समक माला के विस्तार में मध्य में स्थित होने के कारण इसे माध्य के सांकेंद्रीय मूल्य के माप भी कहा जाता है। वास्तव में सांख्यिकी में माध्यों के महत्वपूर्ण होने के कारण सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान भी कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि सांख्यिकी माध्य क्या होता है। बहुत सारी समक श्रेणियां हमने ली हैं, बहुत सारे डाटा हमने एकत्रित करे हैं। उन डाटाओं में से एवरेजन क्या है, एवरेजन क्या निकला है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम बहुत सारे 10 व्यक्तियों के या 10 विद्यार्थियों के डाटा रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, यूँ मान के चलिए कि 10 विद्यार्थी हैं, उनके सबके जो एवरेजन मार्क्स आए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यूँ मान के चलिए कि 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक हमने देखे और प्राप्तांकों में देखा कि सबसे जो अधिक लोग हैं उनके 5 या 5 के समथिंग नंबर आए हैं। 10 में से 5 या 5 के समथिंग नंबर आए हैं, तो इसका ये मतलब हो गया कि उसका सांख्यिकी माध्य 5 है। ठीक है, अब ये कैसे डिस्कस किया कि 5 माध्य हुआ। ठीक है, तो हम ये जान लेते हैं कि जितने भी विद्यार्थी हैं उसके आसपास जितने भी सबसे ज़्यादा अंक हैं, मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर, इनके बीच में सबसे ज़्यादा होने की संभावना 5 होगी। ठीक है, अब 5 कैसे होगी, 10 विद्यार्थी हैं। ठीक है, अब सबके 10 में से नंबर आए हैं। ठीक है, अब उन सब का टोटल कर लिया, 10 जो नंबर आए हैं 10 में से उन सब का टोटल कर लिया। और अधिकतर अगर मान लीजिए अच्छे मार्क्स हैं सबके, ठीक है, तो यूँ मान कीजिए सभी के मार्क्स अपन ने प्लस कर लिए और प्लस करके अपन ने क्या कर दिया, 10 विद्यार्थी हैं तो 10 का भाग दे दिया, 10 से डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो आपके आंसर आ जाएंगे एवरेजन मार्क्स कितने हैं। ठीक है, एवरेजन मार्क्स कितने हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 4 विद्यार्थी हैं, एक के आए 4 नंबर, एक के आए 5 नंबर, एक के आए 3 नंबर, एक के आए 6 नंबर। ठीक है, अब इनका एवरेज कितना हुआ। ठीक है, तो आप सभी को कुछ नहीं करना है, एवरेज मार्क्स निकालने के लिए क्या करना है, सभी को प्लस करना है और उसमें कितने नंबर हैं, 4 हैं तो 4 का भाग देना है। ठीक है, तो कितने हो गए हैं, ये हो गए हैं 9, 9 और 3 12, 12 3 12 6 18, 18 में आपको 4 का भाग दोगे तो वो एवरेजन मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, एवरेजन मार्क्स आ गए हैं, जैसे कि 4 चौक 16.5। ठीक है, तो ये एवरेजन मार्क्स निकालते हैं। ठीक है,
सांख्यिकी माध्य कैसे निकालते हैं? प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, ये माध्य का बेसिक फॉर्मूला है जो आप अभी तक पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, पढ़ते आए हैं, बिल्कुल यही एवरेज एंड मार्क्स का फॉर्मूला है। ठीक है, अब एवरेज एंड मार्क्स सांख्यिकी माध्य बहुत सारे तरह के होते हैं, बहुत सारे, जैसे कि माध्य हो गया, माध्य के बाद बहुलक हो गया है, सांख्यिकी माध्य हो गए हैं, सबको डिस्कस करने वाले हैं। धीरज से रखिए, सब आने वाले हैं, एक एक करके सभी को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी की पकड़ बिल्कुल पक्की हो जाए। ठीक है, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। सांख्यिकी माध्य में हम पहला प्रकार पढ़ने जा रहे हैं बहुलक। बहुलक क्या होता है? ठीक है, तो बहुलक क्या होता है? सांख्यिकी में बहुलक उस मूल्य को कहते हैं जो समक माला में सबसे अधिक बार आता है। ठीक है, तो सांख्यिकी माध्य यानी कि बहुत सारी नंबर आपको दिखाई दे रही, बहुत सारी। ठीक है, और उसमें आपने देखा कि सबसे ज़्यादा नंबर 5 है, तो सबसे ज़्यादा नंबर 5 है तो यूँ मान के चले उसका बहुलक भी 5 ही होगा। ठीक है, कहने का मतलब बहुत सारी समग्र मालाएं हैं, उसमें बहुत सारी संख्याएं हैं, उसमें बहुत सारे जो अधिक बार जो भी होगा वही उसका क्या होगा? बहुलक होगा। ठीक है, जिसकी सबसे अधिक बारंबारता होगी वही बहुलक होगा। ठीक है, जिसकी सबसे अधिक बारंबारता होगी वही बहुलक होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब बहुलक क्या है? सबसे अधिक बार जो आता है वही बहुलक होता है। ठीक है, तो सांख्यिकी बहुलक उस मूल्य को कहा जाता है, उस मूल्य को कहा जाता है जो समक माला में सबसे अधिक बार आता है, अर्थात जिसकी सबसे अधिक आवृत्ति हो। बहुलक को मूल्य में अधिकतम केंद्रीय बिंदु भी कहते हैं। ठीक है, तो अधिकतम केंद्रीकरण का बिंदु भी कहा जाता है, और व्यापार एवं वाणिज्य के साथ साथ दैनिक जीवन में भी बहुलक का काफ़ी प्रयोग किया जाता है। व्यापारिक पूर्वानुमानों में यह माध्य एक महत्वपूर्ण पथ प्रदर्शक का काम करता है। ठीक है, विभिन्न मूल्यों की लोकप्रियता का अध्ययन और दैनिक प्रयोग की वस्तुएं जैसे जूते, रेडीमेड कपड़े, ठीक है, आदि के संबंध में अगर अपन को कुछ दर्शाना है, कुछ याद करना है, ठीक है, तो अपन को बहुलक का साथ लेना ही पड़ता है। ठीक है, कहने का मतलब एक दुकानदार है जिसके पास जूतों की दुकान है, तो वो यही डिस्कस करेगा कि सबसे ज़्यादा लोग किस नंबर को पसंद करते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा नंबर वाला जूता किसको आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो नंबर पहना जाता है पसंदीदा 5 या 6 या 7, ठीक है, तो इन नंबरों को ही वो सबसे ज़्यादा अपने दुकान में, अपनी शॉप में रखता है। ठीक है, तो कहने का मतलब बहुलक अपने दैनिक जीवन में भी प्रयोग में आता है। ठीक है, अब रेडीमेड कपड़े, जैसे कि मान लीजिए किसी की कमर 28 या 29 या 30 है, ठीक है, तो दुकानदार ये अनुमान लगाता है कि सबसे ज़्यादा डिमांड किस नंबर वाली साइज की है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने शॉप में, अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में उसी के अनुसार वो कपड़े अधिक से अधिक रखता है, अधिक वेराइटीज भी उसी नंबर की रखता है जिससे वह पसंद करते हैं लोग। जिसकी ज़्यादा मांग करेंगे उसी को वो अपने शॉप में रखता है। तो बहुलक का क्या मतलब हो गया है कि समग्र माला का सबसे अधिक बार आने वाला मूल्य या सबसे अधिक आवर्ती वाला वैल्यू क्या होती है? बहुलक होता है। ठीक है, तो बहुलक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन कैसे आएगा? अब क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि एक दुकानदार हैं जो अपने शॉप में, जूते की दुकान में काम करता है। अब वह किस माध्य का सबसे ज़्यादा प्रयोग करे ताकि वह अच्छे से अपने व्यवसाय को चला सके? तो जूते वाले व्यवसाय, रेडीमेड कपड़े वाले व्यवसाय, ये सभी अपने अनुमान से सबसे अधिक बार जो पूछा जाता है, जो सबसे अधिक बार
डिमांड होती है उसी का बिजनेस करते हैं, ठीक है, उसी नंबर से बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो बहुलक में सबसे अधिक बार की आवर्ती आने वाला क्या कहलाता है, माध्य बहुलक कहलाता है, ठीक है। तो बहुलक एक क्या है, शमक माला का सबसे अधिक बार आने वाला मूल्य है, सबसे अधिक बारंबारता जिसकी होगी वही बहुलक होगा। बहुलक को किस नाम से और जाना जाता है, तो मूल्य के अधिकतम केंद्रीकरण का मूल्य भी कहा जाता है, ठीक है। तो मूल्य के अधिकतम केंद्रीकरण का बिंदु किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बहुलक ही, बहुलक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बहुलक का निर्धारण, ठीक है। अब यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है जिसमें आपको बहुलक का निर्धारण दिखाई दे रहा है कि बहुलक की 3 टाइप से अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी, अखंडित श्रेणी, ठीक है। व्यक्तिगत खंडित श्रेणी, व्यक्तिगत में तो क्या होता है, हम आपको यहाँ पर एग्जाम्पल बता देते हैं बहुलक में कि जैसे मान लीजिए कुछ नंबर आपको दिए हैं और कुछ नंबर में आपसे पूछा जाए कि इसमें सबसे अधिक बारंबारता क्या है, तो यहाँ पर जो नंबर लिखी हुई हैं उसमें सबसे अधिक बार मैंने क्या करा, 2 को अधिक बार लिखा है। तो इसका मतलब व्यक्तिगत श्रेणी में क्या होगा, पर्सनली डाटा लिए जाते हैं और उनके अनुसार ही अनुमानित लिया जाता है कि सबसे अधिक बार कौन सा अंक है, सबसे अधिक बार कौन सी आवृत्ति आ रही है, वही क्या होता है, बहुलक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, यहाँ पर बहुलक आवृत्ति सबसे ज्यादा बार है इसलिए बहुलक भी क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। खंडित श्रेणी में क्या होता है, खंडित श्रेणी में होता है कि अधिकतम आवर्ती वाला मूल्य होता है, ठीक है। जो अधिकतम आवर्ती वाला, जैसे कि ये खंडित श्रेणी है, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। ये x है और ये f है, ठीक है। इसमें अपन ने लिख दिया इधर 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, 8, 10 ऐसे कुछ लिख दिया और यहाँ पर हमने कुछ नंबर लिख दिए, ठीक है। तो नंबर लिख दिए, तो जो सबसे अधिक बार आवर्ती है, सबसे अधिक बार 17, जो सबसे अधिक ज़्यादा बार आवर्ती है 17, उसके सामने वाला जो x होगा, ठीक है, यानी कि बहुलक 6 होगा। यहाँ पर आ गया समझ में, ये होती है खंडित श्रेणी, ठीक है। खंडित श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी में डाटा लिए जाते हैं, प्रत्येक डाटा को अपन सीरियल वाइज न जमा कर एक ऐसे फॉर्मेट में नहीं जमाते हैं, खुले पे पटक देते हैं और उन्हीं में से डिस्कस करना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा बार आया है, ठीक है। और यहाँ पर अपन क्या करते हैं, उसको एवरेज अपन को एक खंडित श्रेणी दी जाती है और उसके अकॉर्डिंग हमने बहुलक डिस्कस करना होता है। तो बहुलक को अपन क्या करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं और जेड क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर 6 हो जाता है, ठीक है। तो बहुलक यहाँ पर इस तरह से डिस्कस किया जाता है, ठीक है। आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा, आपसे केवल इतना पूछा जाएगा कि बहुलक का फॉर्मूला क्या है, या बहुलक सबसे ज़्यादा बार जो अंक आता है वही बहुलक होता है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा बार बहुलक का अंक आएगा वही बहुलक होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अखंडित श्रेणी। अखंडित श्रेणी में आप समझ ही गए होंगे अखंडित श्रेणी किसे कहते हैं, तो मैं बता देता हूँ अखंडित श्रेणी किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए इधर वर्ग है और इधर क्या है, f है, ठीक है। तो वर्ग आपने देखा होगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से इस तरह से जो भी श्रेणी आपको दे रखी है, टेबल दे रखी है, वो क्या है, अखंडित श्रेणी है। अब अखंडित श्रेणी में बहुलक डिस्कस करने के लिए आपको एक फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है, इस फॉर्मूले से ही आप निकालते हैं बहुलक, ठीक है। तो कैलकुलेशन बहुलक के आधार पर डिस्कस की जाती हैं। हम सभी को ही एक एक करके आपको समझाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। केवल हम इस वीडियो में इनकी थ्योरेटिकल समझ रहे हैं, इनके जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। तो आप अगर यहाँ पर कोई बात रह जाती है कि समझने में नहीं आ रही हैं, तो इसके न्यूमेरिकल ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पर आपको क्वेश्चन जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए जाएंगे वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है, कि किस तरह से बहुलक निकाला जाता है, किस तरह से क्वेश्चन आता है, खंडित श्रेणी का किस तरह से क्वेश्चन आता है, व्यक्तिगत श्रेणी का किस तरह से क्वेश्चन आता है, आपको वहाँ पर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम केवल
इनकी थ्योरिटी समझ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं माध्य के। किसी समक श्रेणी को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर उस श्रेणी के मध्य में जो मूल्य आता है वही माध्य कहलाता है। इस प्रकार माध्य का समक श्रेणी का वह चर मूल्य है जो समूह को दो भागों में विभाजित करती है। इनमें गुणात्मक तथ्यों को लिया जाता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि गुणात्मक तथ्यों को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, गुणात्मक तथ्य का मतलब ये हो गया जैसे कि बुद्धिमान हो गया, स्वास्थ्य हो गया। ठीक है, ये क्या है, गुणात्मक तथ्य हैं और इनके अध्ययन में हम माध्यिका का प्रयोग अधिक करते हैं। सामाजिक समस्याओं के विश्लेषण में भी माध्यिका का भी प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि माध्यिका में किसका निर्धारण, किसका अध्ययन किया जाता है। तो गुणात्मक तथ्यों को डिस्कस करने के लिए हमें माध्यिका का सहारा लेना पड़ता है। गुणात्मक तथ्य क्या होता है, जैसे कि हो गया बुद्धिमानी या इंटेलिजेंसी, स्वास्थ्य, सामाजिक समस्याएं, ये सब क्या हैं, एक गुणात्मक तथ्य हैं। ठीक है, जो गुण दोष से संबंधित होते हैं वो सभी तथ्य क्या हैं, गुणात्मक तथ्य कहलाते हैं। अब माध्यिका को याद करने से हमें कैसे याद करते हैं, तो माध्यिका में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी सीरीज दे रखी होती है उसको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। और इसमें एक और बात हमने बताई कि ये समूह क्या करता है, जो दो भागों में उस समूह को बांट देता है। ठीक है, क्वेश्चन करके देखते हैं। एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखा है कि 2 4 6 कुछ भी लिख देते हैं हम। जैसे कि ये मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन ले लिया है। ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं और भी एक नंबर ले लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ले लिया है। अब इसका अपन को माध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले इसको आरोही या अवरोही क्रम में जमाना है और इनका माध्यिका निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसका क्या माध्यिका ज्ञात कीजिए, ऐसा लिखा रहेगा। तो आपको इसको माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसको व्यवस्थित क्रम में लिखना है। जैसे कि सबसे छोटी नंबर है 2, उसके बाद आपकी आ जाते हैं 6, उसके बाद 7 7 7। ठीक है, और उसके बाद 8 और 9। ठीक है, हो गया है। अब दो भागों में कैसे बांटते हैं, आपको शॉर्ट बताता हूँ कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप पीछे से एक नंबर काट दीजिए, आगे से एक काट दीजिए, पीछे से एक काट दें, आगे से एक काटना है, पीछे से एक काटना है, आगे से एक काटना है। बचा हुआ नंबर जो होगा वही मध्य का होगा। ठीक है, बचा हुआ नंबर होगा वही मध्य का होगा। अगर 2 अंक बीच में बच जाते हैं तो उनका एवरेज, मतलब दोनों को जोड़ के 2 का भाग दोगे तो आपका सही सटीक मध्य का आ जाएगा। तो ये समक श्रेणी क्या कर रही है, मध्य का ये 7 नंबर इन 2 को 2 भागों में बांट रहा है। ठीक है, तो मध्य का ये होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम माध्यिकाओं के निर्धारण की बात और फॉर्मूले के बारे में। तो माध्यिकाओं का निर्धारण किया जाता है वही 3 श्रेणियों में, हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूले वाइज एंड एग्जाम्पल के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए व्यक्तिगत श्रेणी में कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है। सबसे पहले तो आपको बहुलक व्यक्तिगत श्रेणी में आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है और उसके मीन का फॉर्मूला लगाना है n+1/2 आइटम्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करना है आपको इस व्यक्तिगत श्रेणी में। नेक्स्ट है अखंडित श्रेणी में, आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, सेम फॉर्मूला यूज करना है। और अखंडित श्रेणी में आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है L1+I/F ब्रैकेट m-c। ठीक है, सी का मतलब हो गया क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस बड़े वाले फॉर्मूले को हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, छोटे वाले क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस जब क्वेश्चन करेंगे हम तो अपने आप ही ये क्वेश्चन आपके क्लियर होते ही चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य मतलब गणितीय माध्य में पहला समांतर माध्य। सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय माध्य समांतर माध्य हैं। किसी भी समक माला का समांतर माध्य वह होता है जो उस श्रेणी के सभी मूल्यों के योग को उस संख्याओं में भाग देने पर प्राप्त किया जाता है। जैसा कि हमने ऊपर ही डिस्कस किया कि सभी संख्याओं का योग कर लिया और जितनी संख्याएं उसका भाग दे दिया तो अपना क्या आ जाता है, समांतर माध्य आ जाता है।
ठीक है। तो समांतर माध्य क्या है? व्यापारिक क्षेत्र में समांतर माध्य का बहुत ही प्रयोग किया जाता है और सामाजिक आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण के लिए भी समांतर माध्य का प्रयोग किया जाता है। औसत माध्य, औसत मूल्य, ठीक है, औसत मूल्य, औसत लागत, औसत आय, औसत उत्पादन आदि को ज्ञात करने के लिए हमें समांतर माध्य का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब समांतर माध्य की गणना किस तरह से की जाती है? तो समांतर माध्य की गणना की जाती है प्रत्यक्ष, खंडित, अखंडित, व्यक्तिगत श्रेणी। यहाँ पर 3 तरह से हम डिस्कस करते हैं। इसमें अपन प्रत्यक्ष मेथड के लिए यूज करते हैं, लघु विधि के लिए यूज करते हैं और पद विचलन के लिए यूज करते हैं। ठीक है,